के लेके देश जिनके हाथों में पूरा सुरक्षित है, उनके हाथों में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? वो महिलाएं तो रो रही हैं, उन दो लोग का मंगलसूत्र। आपका ये बनावटी बयान है, आपका ये बनावटी मीडिया की खबर चलाना चाह रहे हो आप, है ना? ऐसा कोई घटना हुआ ही नहीं है ना। अरे अम्मा क्या हो गया? हमारे माला ले गए। कौन ले गया? पता नहीं कौन चुरा के ले गए। कोई खींच लिया? ये खींच के ले गए थे गमछा वाला। गम अभी लिया? अभी यही? हाँ। हमारे यहाँ लेमरू और पुड़ी उपरोड़ा के ऐसे गांव हैं जहाँ प्रतिदिन की आमदनी लोगों की 10 रुपये भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वो देख लेंगे उनकी स्थितियाँ क्या है। हाँ, तो आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं है। जिस टाइप का कोरबा का नाम है कि ये पावर हब है, यहाँ की बिजली और कोयला, मतलब ये एक ऐसा जगह है जो पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए कोयला दे रहा है। कि बेरोजगारी जैसी यहाँ चीज़ है नहीं है, समृद्ध है। यहाँ कोरबा में कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी समस्या नहीं है, अभी बोल रहे थे दादा लोग, सही है क्या? नहीं है तो उसी को खत्म करेंगे ऐसा बोल। बेरोजगारी है समस्या? हाँ, तो वही खत्म करेंगे ऐसा। एसी सेल उनको तो कुछ दस्तावेज में रोक देता है, सैकड़ों मतलब वो लोग 10 साल से वो लोग भटक रहे हैं, कोई नेता उनकी सूद नहीं लेता है ना। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे अगर आप बोलेंगे ना, तो एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है, लेकिन वो उस कंपनी में लोगों को उनकी ज़मीन चले गई है, उनकी पुरखों की ज़मीन चले गई है, नौकरी नहीं मिल रहा है। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। नक्सलवाद की समस्या है कोरबा में? नहीं तो है। क्या लगता है अमित शाह जी को नक्सलवाद पे बोलना जरूरी था कि बेरोजगारी पे? यहाँ पे कोरबा के हिसाब से वोट तो कोरबा वालों से मांगने आए थे जी, तो यहाँ तो नक्सलवाद है नहीं, तो यहाँ है। तो बेरोजगारी समस्या है, तो उनको बेरोजगारी पे बोलना था कि नहीं बोलना था? जी बोलना था, लेकिन नहीं बोले, नक्सलवाद पे बोल के चले गए। जो यहाँ है ही नहीं समस्या, वो तो बस्तर की समस्या है। जी क्या आपका क्या सोचना है इसमें? बेरोजगारी के पर तो बात बोलना ही, हाँ बोलना चाहिए था। बस यहाँ कोरबा के लोग कहाँ नक्सलवाद झेल रहे हैं? नहीं यहाँ नहीं है, बस्तर संभाग में है। कोरबा में हूँ, कोरबा में आदिवासी अमित शाह जी के भाषणों में है, लेकिन यहाँ के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि भाषण से पेट नहीं भरता साहब। भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, और जो युवा पत्रकार हैं वो बोल रहे हैं बेरोजगारी तो अहम मुद्दा है। यहाँ एक ही मैजिक चलने वाली है, वो है आदिवासी मैजिक। और ये चुनावी भागदौड़ के बीच मैं अंबिकापुर पहुंचा हुआ हूं, अंबिकापुर से वापस लौटते हुए कोरबा पहुंचा तो पता चला माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम अटेंड किया हूं, सोचा लोगों से बातचीत करूंगा, लेकिन दो बहुत ज़्यादा वरिष्ठ पत्रकार मिले हैं, उम्र में भी अनुभव में भी, तो लगा इनका अनुभव चुरा लूँ थोड़ा सा। नमस्कार, विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका सबसे पहले शुभ नाम परिचय बताएंगे? मैं ज्ञानलाल शुक्ला हूँ। ज्ञानलाल शुक्ला जी, कौन से अभी संस्थान में हैं आप? मैं एक टीवी चैनल में हूँ। अच्छा, टीवी चैनल में जी। दादा आप भी अपना शुभ नाम? मैं सत्येंद्र द्विवेदी हूँ, लोकस्वर का राज्य ब्यूरो चीफ हूँ। अच्छा। रायपुर से आया हुआ हूँ और रायगढ़ में विगत कई दिनों से यही हूँ। ठीक है। शुक्ला दादा ये बताएं, आज केंद्रीय गृह मंत्री का कार्यक्रम था और मैं सुना था, मैं बस्तर से सुन रहा था कि सरोज पांडे यहाँ पे बनाई गई है प्रत्याशी। स्थानीय जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें थोड़ी सी नाराज़गी है। आप यहाँ से हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है ऑल ओवर? देखिए ये स्वाभाविक बात है कि जब स्थानीय लोग भी दावेदार रहते हैं और 5 दावेदार हैं और कोई 6वां दावेदार भी आ जाए और किसी एक को टिकट मिलनी है तो बाकी 5 दावेदारों में थोड़ा सा असंतोष जैसी स्थिति आती है, लेकिन वो समय के साथ चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ भी ऐसा लग रहा था कि बड़ा असंतोष होगा, पर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा और चुनाव करीब आया वैसे वैसे ये असंतोष की स्थिति कम होती चली गई। और आज तो सभी लोग मंच पर हमको दिखाई दे रहे थे, फील्ड में भी हमको भाजपा के सभी लोग कार्य करते हुए नज़र आते हैं। तो अब ये केवल कागजी धारणा बोल सकते हैं कि कहीं पे असंतोष है, बाकी फील्ड में सभी लोग काम कर रहे हैं। ऐसा क्या बताया गया होगा कि ये सब लोग मतलब संतुष्ट हो गए? कैसे मनाया गया होगा? थोड़ा इधर आ जाता हूँ, फ्रेम में धूप जो है चेहरे पे पड़े तो दादा आप इधर ही आ जाएं। ये असल में क्या है, कैमरे का फ्रेम मैं खुद चला रहा हूँ ना, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, दर्शक एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन तो कैसे मनाया गया होगा, मतलब क्या लगता है आपको, क्या बोला गया होगा? देखिए मुझको जो समझ में आता है, मैंने कांग्रेस को जितना समझा है या भाजपा को जितना समझा है, भारतीय जनता पार्टी में आज भी एक बड़ी बात बनी हुई है कि सीनियर लीडर जब लोगों को अनुशासन की दुहाई देते हैं, विचारधारा की दुहाई देते हैं और अपने बड़े लक्ष्य की दुहाई देते हैं, अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहीं ना कहीं अपने निजी चीज़ों को त्याग कर समूह के अनुरूप ढल जाते हैं। तो मुझको लगता है यही बात इन लोगों से भी कही गई है
कि विचारधारा के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए आपको काम करना है और ये छोटी चीज़ों में मत उलझिए। तो मुझको लगता है कि उसी का परिणाम है कि लोग अब एकजुट होकर काम करने लग गए हैं। 2018 में एक बड़ा जनमानस जो है कांग्रेस के साथ चला गया, लेकिन लोकसभा में पलटी हुई और 9 सीटें आ गई भाजपा के हाथ, लेकिन फिर भी ये सीट जो है कांग्रेस के पास चली गई। इस बार क्या लगता है कि ऐसा फेरबदल नहीं होगा या इस तरह से अप्रत्याशित रिजल्ट नहीं आएंगे? इसको लेकर आप किस तरह से? वास्तव में 2019 में जी पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया था, जी, कहीं ना कहीं वो मेहनत करने में पिछड़ गए थे। हम लोगों ने तो उस चुनाव को भी देखा था जी, और बहुत सारी टिप हमारे सामने भी उनको मिलती थी, लेकिन वो बड़े ओवर कॉन्फिडेंस में थे। अच्छा। कि मोदी की लहर है और ये पूरा क्षेत्र तो हमारा है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस से बीजेपी लूज कर गई थी। अच्छा। नहीं तो यहाँ पर वैसी स्थितियाँ नहीं थी, और इस बार मुझको वो ओवर कॉन्फिडेंस किसी में नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। और लोग मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। हाँ। तो मुझको लगता है कि इस बार तो बीजेपी आगे चली ही जाएगी। दूसरी चीज़ आपको एक महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। जी। यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 3 चुनाव में देखा कि पहली बार कांग्रेस से यहाँ से सांसद चुनकर चरणदास गए, महंत थे। लेकिन अगले चुनाव में लोगों ने चरणदास महंत को रिपीट नहीं किया, कांग्रेस को रिपीट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया और डॉक्टर बंसीलाल महतो को सांसद चुना। जी। लेकिन अगले चुनाव में यहाँ के मतदाताओं ने फिर कांग्रेस को चुन लिया, ज्योत्सना महंत को। और अब लोगों के बीच एक बड़ी चर्चा जो है वो ये है कि ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र का ट्रेंड है और इस चुनाव में मतदाता एक बार फिर कांग्रेस को किनारे करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताकर लाएंगे। अच्छा। ये आम लोगों में चर्चा का विषय ये धारणा है। ये धारणा राजस्थान के ट्रेंड पे चल रहे हैं क्या? मतलब एक बार ये, एक बार वो। लगभग उस तरह की यहाँ के लोगों के बीच चर्चा है। अच्छा। तो उसको भी एक बड़ा कारण आप समझ सकते हैं। लोगों की मानसिकता बन गई है, तो भाजपा कहीं ना कहीं से लीड करेगी। दादा रुकेगा भी। दादा क्या लगता है, आपने जो रिसर्च किया, बड़े मुद्दे क्या हैं इस लोकसभा के? बड़े मुद्दे ये थे कि यहाँ के लोगों ने बाहरी का जो भाई साहब ने बताया एक ही मुद्दा था, वो ख़त्म हो गया है। मैडम केंद्रीय नेतृत्व के आदेश पे यहाँ मेहनत विगत 4 वर्षों से कर रही है। अच्छा। और जो 4 वर्ष से कर रही थी। 4 वर्षों से ये पालक सांसद बन करके आई थी। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत किया है और मेहनत का परिणाम अभी देखने को मिल रहा है कि वो अपने जीत की ओर अग्रसर होती चली जा रही हैं। ऐसा है यहाँ। अच्छा। और ये नहीं कहा जा सकता कि कार्यकर्ता जो है कुछ दिन नाराज थे, अब मान गए हैं और संतुष्ट हैं कार्यकर्ता। अच्छा। अपने कार्यकर्ता संतुष्ट हैं, मना लिया गया है, मना लिया जो भी उनको बताया गया होगा। दादा अमित शाह जी का भाषण कैसा लगा आपको? अमित शाह जी तो बहुत नपे तुले शब्दों में बात करते हैं, बड़ी नपी तुली बात करते हैं और बड़ा प्रभावी भाषण महसूस हुआ मुझको। और एक बड़ी बात मुझको लगता है, मुझसे ज़्यादा अधिक संवेदना उस मुद्दे से आपकी जुड़ी हुई है, नक्सलवाद से। हाँ। नक्सलवाद पर जिस दृढ़ता के साथ अमित शाह जी बात करते आ रहे हैं और आज फिर उस बात को दोहराए हैं, इससे मुझको लगता है पूरा छत्तीसगढ़ का जनमानस जो है प्रभावित होता है और इसका स्वाभाविक फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। हम लोग बहुत मैं तो बस्तर में शुरुआत जब हो रही थी नक्सल आंदोलन की, उस ज़माने से बस्तर को जानता हूँ, आता जाता रहा हूँ। बाद की स्थिति जो उत्पन्न हो गई थी उसमें मुझको ऐसा लगता था कि पता नहीं इस समस्या का हल निकलेगा भी या नहीं, क्योंकि सरकारें जो थी, चाहे इससे पहले की बीजेपी की गवर्नमेंट हो, थोड़ी सी सख्ती दिखती थी, थोड़ी सी कार्रवाई दिखती थी, लेकिन कांग्रेस की सरकारों में तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें लुप्त हो जाती थी और नक्सलवाद पैर पसार रहे थे, मजबूती पैर पसारता था, घटनाएं कम हो जाती थी लेकिन उसका विस्तार हो जाता था। तो अब ये ट्रेंड रुकेगा ऐसा मुझको लगता है। जैसा कि आज भी अमित शाह जी ने कहा कि 2 साल में हम समाप्त कर देंगे, तो मुझको लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इस पर भरोसा किया जाना चाहिए। दादा कोरबा लोकसभा में नक्सलवाद है क्या कहीं इस लोकसभा में? कोरबा के कोरबा लोकसभा क्षेत्र में 2007-8 के आसपास नक्सलियों का मूवमेंट शुरू हुआ था। अच्छा, कहाँ पे? रामपुर विधानसभा क्षेत्र में। और वहाँ से फिर वो आगे वो एक कॉरिडोर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, सरगुजा वो से। एमएमसी वाला क्या? हाँ, सरगुजा से लगाकर हाँ। इधर रायगढ़ तक, धर्मजयगढ़ तक कॉरिडोर जैसा बनाने की कोशिश कर रहे थे, उधर मूवमेंट होता था। तो उस समय ननकीराम कंवर गृह मंत्री थे और बड़ी दृढ़ता के साथ उनके खिलाफ यहाँ कार्रवाई हुई ज़िले में,
और उनको उखाड़ फेंका गया इस 7 वाट की देश से। बात है। ये 8-9 की बात है अभी ये। अभी की बात पूछी। और अभी तो नक्सलवाद जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं। है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ। जी। पहले केंद्र सरकार नक्सलवाद को राष्ट्रीय समस्या नहीं मानती थी, लेकिन ननकी राम कंवर जब गृह मंत्री थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक हुई थी। उस समय मुख्यमंत्री रमन सिंह जी थे, ननकी राम कंवर जी थे, विश्वजीत हुआ डीजीपी हुआ करते थे, विश्वरंजन जी डीजीपी हुआ करते थे। वो उस मीटिंग में गए थे, उस समय में ही सहयोग से दिल्ली में ही था। तो ननकी राम कंवर जी ने और डॉक्टर रमन सिंह जी ने और विश्वरंजन जी ने जिस तरह से उस बैठक में अपनी बात रखी, मुझको बड़ी खुशी हुई। जब शाम को मुझको जानकारी मिली तो मनमोहन सिंह जी ने उसी बैठक में ये निर्णय दिया कि नक्सलवाद जो है वो राष्ट्रीय समस्या है और इसको राष्ट्रीय समस्या की तरह लेकर इससे निपटा जाएगा। आंतरिक सबसे बड़ी समस्या ये बड़ी समस्या मान ली गई थी। तो ये बड़ी उपलब्धि है ननकी राम कंवर की, डॉक्टर रमन सिंह की, या डीजीपी विश्वरंजन जी थे उनकी। तो ये भी भाजपा के कार्यकाल में हुआ। नक्सलवाद के खिलाफ एक बड़ा निर्णय जो था ये भी भाजपा ने लिया था राज्य स्तर। अच्छा, लेकिन मेरा एक सवाल ये था कि इस कोरबा लोकसभा में क्या अब नक्सलवाद है क्या? अभी नहीं है, अभी नहीं है। एक बार पैर मैं ध्यान दे रहा हूँ कि जब से विधानसभा चुनाव की शुरुआत हुई, अमित शाह जी जब से आ रहे हैं तब से वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी चुटकी में माओवाद समाप्त कर देंगे। सरकार बन गई और जनवरी से अब तक में 90 माओवादी मारे गए हैं, कल के अगर 10 को जोड़ लिया जाए तो। और माओवादी मान रहे हैं कि उनके ऊपर लगातार हमला हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बैकफुट पर हैं, माओवादियों ने भी माना। लेकिन मुझे एक बात और समझ में नहीं आ रही है कि लोकसभा में मैं लगातार अमित शाह जी के और प्रधानमंत्री जी के सभाओं में पहुंचकर सुनने की कोशिश कर रहा हूं, वो हर जगह नक्सलवाद को मुद्दा बनाते हैं, बेरोजगारी पे कभी बात नहीं करते। आज उन्होंने कुछ कहा क्या? मैं असल में थोड़ा सा सुन नहीं पाया था आज। नहीं, बेरोजगारी पे उन्होंने कोई बात नहीं करी है, लेकिन मैं आपको क्या लगता है मेरी व्यक्तिगत राय मान लीजिए आप। जी। मैं पब्लिक के बीच रहता हूँ, औद्योगिक जिला है कोरबा, यहाँ पे बड़ी संख्या में व्यापारी हैं, बड़ी तादाद में उद्योग हैं। ख़ास तौर पे व्यापारियों में हम देखते हैं कि वो कर्मचारियों के लिए दरवाजे घूमते हैं। भाई आपका कोई बच्चा हो, आपके परिवार का कोई सदस्य हो जो बेरोजगार है तो हमारी दुकान पे काम पे लगाइए। तो कोई काम करने को सहमत नहीं है, क्योंकि उनको मुफ्त का चावल मिल रहा है, सस्ते दर का चावल मिल रहा है, उनको बाकी सुविधाएं मिल रही हैं और काम करने को कोई तैयार नहीं है। तो बेरोजगारी कहाँ है? अगर बेरोजगारी है तो बेरोजगार आदमी को जो भी काम मिलता है, छोटा मिलता है, बड़ा मिलता है, एक बार तो जुड़ जाता है, क्योंकि पेट पालने की समस्या उनके सामने रहती है। लेकिन अगर हर व्यक्ति बोले कि मुझको शासकीय नौकरी चाहिए और वही रोजगार है, तो मुझको लगता है ये बीजेपी क्या दुनिया की कोई भी सरकार सरकारी नौकरी हर बेरोजगार को नहीं दे सकती और ये समस्या समाप्त नहीं हो सकती। नहीं, लेकिन बात तो किया जा सकता है उस पर। कोई अभी आज के बयान में कुछ कहा क्या? देखिए राजनीतिक हानि लाभ के हिसाब से लोग बात करते हैं और इनको मालूम है कि अगर हम इस तरह के तर्क भी देंगे तो उसका उल्टा असर होगा। तो ये अपने राजनीतिक लाभ के हित से बात करेंगे और ये क्या कोई भी उस हिसाब से बात। दादा आप क्या बोलते हैं? मतलब लोकसभा अगर कोरबा लिया जाए, अमित शाह जी आए हुए हैं, तो यहाँ नक्सलवाद मुद्दा था, उसे अपने भाषण में सम्मिलित करना जरूरी था या बेरोजगारी? बेरोजगारी भाई साहब ने जो कहा वो बात सत्य है। मैं तो ये मानता हूँ कि यहाँ तो सरकार जो है जन्म लेने से लेकर के सारा जीवन जो है वो बेरोजगारी से लेकर के और आपका प्रारब्ध तीर्थ करवा करके उसको पूरा कर रही, राम मंदिर ले जा करके, गंगा नहला कर। बेरोजगारी की बात कर रहा हूँ दादा, आप कहाँ राम मंदिर में? नहीं, उस सारे मुद्दे जो है बेरोजगारी जैसी यहाँ चीज़ है नहीं है, समृद्ध है। कोरबा औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ बाहर से लोगों को बल्कि श्रमिकों को बुलाया जाता है। बिहार के हैं, पश्चिम बंगाल के, यूपी के लेबर इतने ज़्यादा लगते हैं यहाँ कि ये पूरा मतलब गुजरात राजस्थान की बिजली यहीं के कोयले से जल रही है और ट्रकों से, रेल लाइन से इतना कोयला जाता है देश भर में और उसके लिए काम के यहाँ कोई ऐसी संभावना नहीं है जिसको बेरोजगारी कहा जा सके। और जो इसका रेट है वो 1300 रुपया पर डे के हिसाब से यहाँ मजदूरी मिलती है मजदूरों को। दीदी, ओ बहन जी, सुन नहीं रहे, एक मिनट सुनिए इधर। 1300 रुपये की क्या नाम है आपका? क्या करती हैं आप?
पोस्ट ऑफिस पे का अभी नौकरी करती हैं तो यहाँ क्या ड्यूटी लगा हुआ था आपका? नहीं, मैं तो घर जा रही अच्छा, अभी यहाँ कोई आए थे, सुने कि नहीं उनको? थी। मेरी फैमिली आई थी, वो लोग सुने। अच्छा, आप नहीं सुनी? नहीं। पोस्ट ऑफिस में आप जॉब करती हैं? हाँ। अच्छा, दादा से बात कर रहा था, बोली कोरबा में बेरोजगारी कोई समस्या है ही नहीं। क्या आपका क्या सोचना, आप युवा है? बेरोजगारी तो है। नहीं, दादा बोल रहे हैं है ही नहीं, यहाँ तो कोयला औद्योगिक इलाका है, यहाँ बेरोजगारी है ही नहीं बोल रहे। बेरोजगारी तो है, हाँ। पर अब धीरे धीरे मिट भी रहा है। मिट भी रहा है, ठीक है। मुझे लगा एक युवा मिल गए तो तुरंत उनका एक फीडबैक ले लेना चाहिए, है ना? तो 1300 रुपये की मजदूरी है पर डे के हिसाब से यहाँ मजदूरों की। अच्छा। तो आप सोचिए महीने में कितना पैसा एक ग्रेजुएट से ज़्यादा यहाँ का मजदूर कमाता मैं है। चाहूँगा मेरे कोरबा के जितने भी युवा हैं यहाँ के साथी, वो देखें इस वीडियो को और इस पे अपनी राय जरूर दें। दादा की प्रतिक्रिया। 1300 अभी सरकार ने और बढ़ाया है ना, तो मजदूर जो हैं उनको इतना ज़्यादा मजदूरी मिल रहा है कि एक ग्रेजुएट को बाहर नहीं मिल पा रहा है। ऐसा ग्रेजुएट आदमी भी आके मजदूरी कर सकता है, इतना कर सकता है, मतलब उससे वो जो प्लेसमेंट में 25,000 और 15,000 पा रहा है, उससे ज़्यादा तो यहाँ मिल रहा है। बस उसको ये है हाथ काला करना है, चेहरा काला करना है ना, और कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बहुत समृद्ध है, पूरे देश को मतलब बिजली दे रहे हैं ये 4 राज्यों को। आज राजस्थान यहीं से, गुजरात यहीं से उजाला पा रहा है। तो आप सोचिए आप, हाँ ना, ये है। और बाकी काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, पूरे देश में नहीं है। जो सरकारी नौकरी के नाम पे बैठे हुए हैं, मैं बेरोजगारों से ये आह्वान करता हूँ कि आप सरकारी छोड़ करके प्राइवेट जॉब करने के लिए, सरकारी नौकरी का मतलब ये है कि एक बार घुस जाऊँ, जम के चोरी करूँ और निकम्मे गिरी करूँ। जैसा कि अभी वर्तमान में आज़ादी के बाद हम देख रहे हैं, लूटो और खाओ की स्थिति जो सरकार में बैठे हुए तत्व हैं वो कर रहे हैं। तो मैं बेरोजगारों से यही कहना चाहूँगा, भैया आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए, भास्कर नौकरी चक्कर में ना रहिए। भास्कर का 2-2 पेज आप रोजगार के नाम से लोग आ जाओ। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आइए, 25,000 रुपया कमाइए करके, ऐसे कई विज्ञापन लगे रहते हैं उसमें, है ना, जिसको बेरोजगारों को देखना चाहिए और सरकारी नौकरी का भरोसा छोड़ना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में काम करना चाहिए। इससे सरकार भी मुक्त हो जाएगी और बेरोजगार भी मुक्त सरकार जब युवा छोड़ देंगे आज ही सरकारी नौकरी, सरकार ही बताया ना, पेट में बच्चा रहता है ना, तो जननी सुरक्षा के नाम को उसको पोषण दिया जाता है। बच्चा जैसे ही आता है 6,000 रुपया दिया जाता है। बच्चे की माँ को यहाँ से एम्बुलेंस में बैठाल के वहाँ ले जाया जाता है। नसबंदी कराने पे फिर 7,000 रुपया दिया जाता है। फिर उसके बाद वो आंगनबाड़ी आता है तो उसका पोषण किया जाता है। दादा, सरकारी योजना में बताऊंगा, लोग गूगल कर लेंगे। मैं 2 मिनट 2 युवतियाँ उनसे बात कर लेता हूँ। बेटा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधवी है। कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 11th में जाने वाली हूँ। क्या सब्जेक्ट लोगी? मैं मैथ लेने वाली हूँ। और घर कहाँ है? यहाँ तानाखार में। क्यों आई थी? अमित शाह सर से मिलने के लिए। मिली? हाँ, मिले नहीं, बट उनका वो जो दिए भाषण उनको सुने हम लोग। क्या बोले वो बोले कि इस जितना भी चेंजेस करेंगे, बोले गरीबों को अच्छा न्याय दिलाएंगे, ऐसा बोले हैं वो। अच्छा। और मोदी जी की गारंटी, ये सब बताए हैं। कहाँ जा रही हो ये बताओ, रोजगार के लिए कुछ बोले क्या? हाँ। क्या बोले? रोजगार अच्छे से गरीबों को वो दिलाएंगे। कहाँ, मतलब कब? ना, पहले ये बता दो रोजगार के लिए क्या बोले, फिर चले जाना। यहाँ कोरबा में कोई बेरोजगार नहीं है, बेरोजगारी समस्या नहीं है, अभी बोल रहे थे दादा लोग, सही है क्या? नहीं है तो उसी को खत्म करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। बेरोजगारी है समस्या? हाँ, तो वही खत्म करेंगे। ठीक है, आप जाओ, लेट हो रहा है आपको। तो ये सब हैं, और वो दोनों जो वरिष्ठ हमारे दादा लोग थे, पत्रकार, सब चले गए। बहुत सारी भीड़ थी, सब चले गई। आपका क्या नाम है? जया पालेकर। क्या करती हैं आप? मैं नारी शक्ति संयोजिका हूँ, उर्गा मंडल की। अरे वाह। और मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ, मतलब नहीं, कॉल सेंटर प्रभारी हूँ। कॉल सेंटर प्रभारी? हाँ, उर्गा मंडल की। क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है भैया जी। लोग बोल रहे हैं भाजपा के लोग थोड़े नाराज हैं, बाहर से कैंडिडेट ले आए इसलिए। नहीं भैया जी, हम लोग बहुत खुश हैं। कैंडिडेट नहीं थे क्या यहाँ है, लेकिन हमारी काबिल नहीं। हाँ, नहीं, काबिल वाली बात ही नहीं है भैया। यहाँ हमारी सरोज नहीं, बाहर से कहाँ, हमारी छत्तीसगढ़ से है ना। छत्तीसगढ़ दूर भिलाई से है। के लोग भी तो झंडा बांधते होंगे। सभी बांधते हैं भैया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी तो कोई नेता होगा उस लायक जिसको सांसद लड़ाया। हमारी सरोज दीदी जैसा कोई नहीं है। कोई नहीं है ना? नहीं। पक्का सुन लो, हमारी सरोज दीदी जैसा कोई नहीं है। भाजपा के नेता सुन ले, हमारी बहन जी बोल रही हैं कि कोई भी सरोज दीदी के लायक, उस लायक का नहीं, सब उसे। सरोज दीदी मतलब सबसे आगे है, नारी शक्ति है। हाँ, नहीं, नारी शक्ति तो है। कैसा था अमित शाह जी का भाषण? बहुत अच्छा भैया जी। था बढ़िया। हाँ। बेरोजगारों के लिए क्या बोले? अब जो
फिर अभी एक दो वरिष्ठ पत्रकारों से मैं बातचीत कर रहा था, वो बोले कोरबा में बेरोजगारी समस्या ही नहीं है। आप क्या मानती हैं, सही है? 50-50 है। तो वो लोग बोल रहे हैं कि बेरोजगारी समस्या ही नहीं है। है भैया जी, मतलब अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको भी रोजगार मिलना चाहिए। नक्सलवाद की समस्या है कोरबा में? नहीं तो है। क्या लगता है अमित शाह जी को नक्सलवाद पे बोलना जरूरी था कि बेरोजगारी पे? यहाँ पे कोरबा के हिसाब से वोट तो कोरबा वालों से मांगने आए थे जी, तो यहाँ तो नक्सलवाद है नहीं, तो नहीं यहाँ है। तो बेरोजगारी समस्या है, तो उनको बेरोजगारी पे बोलना था कि नहीं बोलना था? जी बोलना था, लेकिन नहीं बोले, नक्सलवाद पे बोल के चले गए। जो यहाँ है ही नहीं समस्या, वो तो बस्तर की समस्या है। जी। क्या आपका क्या सोचना है इसमें? बेरोजगारी के पर दो बात बोलना ही, हाँ बोलना चाहिए था। और बस यहाँ कोरबा के लोग कहाँ नक्सलवाद झेल रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं है, बस्तर संभाग में है। हैं? तो वहाँ के लोग के लिए बोलते, कांकेर में बोले तो अच्छा लगा। सही बात है, वहाँ की लोग समस्या से यहाँ थोड़ा 50-50 है भैया जी, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या है। ठीक है। तो ये भाजपा की कार्यकर्ता है और ये भी मान रही हैं कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है, नक्सलवाद तो है ही नहीं है ना भैया, पढ़े लिखे हैं तो उनको जॉब चाहिए। इतना पढ़े लिखे होकर के आप बेरोजगार हैं तो वो तो अलग बात है, लेकिन यहाँ सभी को मिलना चाहिए रोजगार, कम से कम छोटा मोटा मिले, लेकिन मिलना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आपने सच स्वीकार किया इस बात। क्या हुआ भैया? महिला अंदर में ना 2-3 लोग कहाँ है महिलाएं? और रो रही, कहाँ की महिला पता है जा रही है। क्या हुआ क्या उनके साथ? ओहो, ये अमित शाह जी की रैली में कुछ महिलाएं आई थी, बता रहे हैं कि उनके साथ में कोई चैन खींच लिया। किसके साथ खींच लिया भैया? कौन महिलाएं हैं जिनके साथ चैन खींच लिया गया? अच्छा, आओ उनसे भी पूछ लेते हैं। दीदी, आप लोग तो सुरक्षित हैं ना? आज भाजपा के नेता लोग बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में महिलाएं सुरक्षित हैं, और ये बताओ अमित शाह के रैली में ही ये मामला हो गया। पूछ लेता हूँ एक मिनट। ठीक है, क्या हुआ अम्मा, क्या हो गया? मोर माला ले गए। कौन ले गया? पता नहीं कौन चुरा के ले गए। अरे कोई खींच लिया? ये तो खींच के ले गए थे गमछा वाला। अभी लिया? अभी यही? हाँ। और किसका? ये दे अम्मा, आपका भी? हाँ, मैं पा गया मोरला। हाँ, मैं पा गया मोरला। पूरा गला के भर सोने का था? सोना के। ओहो, तो कोई पकड़ नहीं पाया? नहीं पकड़ पाए, भाग किस ना वो। अरे कहाँ से आई थी अम्मा? मैं रलिया से। रलिया? कितने बजे से आई हो आप? वैसे सभी लोग हैं मेरे साथ में। चंदन भाई रात्रे जी हैं, सलिया से आई थी, और ये इस तरह से महिलाओं का कोई हाँ आओ पानी के बाटल पर झोंक करी ना, वही घनी एक माला झटते। कांग्रेस की प्रवक्ता के साथ में राजीव भवन में बदसलूकी हुई, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ, तो भाजपा के सारे लोग लगे उस पर बयान जारी करने कि भैया सारी महिलाएं छत्तीसगढ़ में भाजपा के राज में सुरक्षित हैं, और ये स्थिति अमित शाह के कार्यक्रम में आए तो वहाँ उनका चैन ही लूट लिया गया। भैया क्या नाम है आपका? भूपेंद्र यादव। कहाँ ले जा रहे हो इसको? इसको गांव ले जा रहे थे, तिलकेजा। क्या करोगे? लगाने के लिए। कहाँ लगाओगे? चौक में। क्या काम करते हो? मैं मेडिकल में काम करता हूँ। मेडिकल में? अच्छा। भैया वापस ले जा रहे हो तो नहीं देंगे बोल रहे हैं क्या? नहीं देंगे बोल रहे हैं, ओहो। दोबारा काम आएंगे बोल रहे हैं। हाँ, तो आप बोले नहीं हम भी तो काम आएंगे पार्टी के? नहीं नहीं बोले? नहीं बोले। अच्छा, ये बताओ, मेडिकल में दुकान में काम करते हो? हाँ। ये अभी कुछ लोग बोल रहे थे कि कोरबा में रोजगार समस्या नहीं है, बेरोजगारी। क्या लगता है आपको, बेरोजगारी समस्या है कोरबा में? हाँ, कोरबा में तो नहीं है ज़्यादातर, हाँ, लेकिन हमारे गांव तरफ में ज़्यादा है बेरोजगारी है। हाँ। कितना तनख्वाह मिलता है आपको? हमको मिनिमम 6,500। 6,500 रुपये अभी आपको मिल रहा है। तो अभी तो बता रहे थे दादा कि हाँ, खदान में 1,000 रुपये मिलता है, 1,300 रुपये पर डे को। और खदान में मिलता है। मिलता है? हाँ। तो वहाँ क्यों नहीं जाते हो? वहाँ नहीं जाता। हाँ, नहीं जाते? नहीं, अप डाउन करने में ना दिक्कत होता है, इसलिए। दिक्कत होता है, ठीक है। भैया आपका क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम हरबंस सिंह पनेसर है। हरबंस भैया, अभी अमित शाह जी आए थे, कैसा लगा? आप भाजपा से हैं? जी हाँ, भगवा झंडा एकदम मान के एकदम घर घर भगवा छाए वाला। और अल्पसंख्यक में जिला मंत्री हूँ कोरबा से। क्या बात है, बहुत सुंदर। कैसा रहा अमित शाह जी का भाषण? बहुत ही भव्य रहा, बहुत आनंदपूर्ण रहा। भैया मैं बस्तर से आया हूँ जी, और थोड़ा राजनीति थोड़ा कम समझता हूँ, तो समझने देखने आया था। जी जी। मेरे को एक बात समझ में नहीं आई जी कि इतना बड़ा कोरबा, इतने जुझारू कार्यकर्ता सब हैं जी, तो हमको सरोज पांडे जी को क्यों बनाना पड़ा? यहाँ पे है नहीं क्या कुछ लायक जो कैंडिडेट बनाया जा सके? कैंडिडेट हैं जी, लेकिन अभी का मुद्दा ये था कि अपने को कोई जो सोच थी, एक महिला ऐसी अपनी जो
राष्ट्रीय कार्यकर्ता है, उपाध्यक्ष हैं, उनको ज़मीनी पे ला के चुनाव लड़ाया जाए। नहीं तो यहाँ कोरबा में उनके जैसा कोई नहीं है काबिल है, तो उनको क्यों नहीं लड़ा दिया? अब जैसे बताया कि पार्टी सर्वोच्च है और सर्वोच्च निर्णय लेती नहीं वो तो है। मतलब एक आप लोग एक झंडा महिला, बांधते हो। हाँ, एक तो अपने ये था कि अपने एक महिला के रूप में यहाँ मैं बोल रहा हूँ कोरबा में कोई महिला नेत्री नहीं महिला में अभी नहीं है और पुरुषों में भी है। महिला में है, महिला में नहीं, पुरुष में है। महिला में नहीं है, क्यों महिला नहीं में बनाया बहुत कम आज है। तक आप लोग? बने हैं जी उसमें भी, लेकिन उस टाइप का अभी क्यों लोकसभा एक बहुत ही कठिन सीट मानी जाती अरे है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। हाँ। जब आप मौका मिलेगा तब आप अपनी काबिलियत दिखाओगे जी। अभी विधानसभा चुनाव में हम जैसे मैं चित्रकूट विधानसभा से आता हूँ, तो वहाँ एक मंडल अध्यक्ष को विधानसभा का टिकट दिए, अब वो विधायक बन गए। अब अगर उनको बोलते कि आप उस लायक नहीं हो विधायक बनने के, नहीं, तो कभी नहीं बन लायक पाते। हैं जी, तो लेकिन यहाँ पे भी आप लोकसभा का टिकट दे के तो देखो। तो ये अगली बार जरूर दिया जाएगा, उसमें भी है। और इस बार की चर्चा है आप इस बार की चर्चा यही है कि आपको स्पष्ट बताया कि कैसे भी करके अपने को चुनाव देना जीतना है। ये लगाया गया, पिछले बार हार गए थे, इस बार ना हारे। नहीं वो था नहीं, वो तो एक तो कांग्रेसी आप लोग जानते हैं क्या रहता है, वादा खिलाफी इनका बहुत रहता है। नहीं पिछले बार आप लोग हार हाँ, गए थे तो ना उसी की वजह से हारे थे, जो इन्होंने अपने अपने झूठे वादे खड़े किए थे। कांग्रेस ने बड़े बड़े वादा किए तो थे। फिर बाकी जगह क्यों नहीं जीते? 9 सीट तो बीजेपी को मिल गई थी पिछले बार जी। ये झूठा वादा सिर्फ कोरबा में किए थे, सब जगह किए होंगे। जहाँ जहाँ उनका रास्ता था, जहाँ पकड़ अपनी थी, वहाँ बढ़िया हुए थे। हाँ अच्छा, बढ़िया रहा। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि वो जो कांग्रेस की जो प्रवक्ता है उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ रायपुर में, राजीव भवन में, तो आज भाजपा के नेताओं के बयान आ रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, महिलाएं छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी के और मोदी जी के गारंटी के राज में सुरक्षित हैं, चिंता न करें। अमित शाह जी की रैली में अभी वो महिलाओं का मंगलसूत्र कोई चोरी करके भाग गया, छीन के। नहीं ऐसा तो कुछ सुने अरे नहीं। वो सामने रो रही है महिला, है आपको जानकारी नहीं है? पुलिस सब थी और वो छीन के कोई चला गया। तो क्या लगता है महिलाएं अमित शाह के कार्यक्रम में भी सुरक्षित नहीं लगती? बिल्कुल सुरक्षित है देश पूरा। अरे भैया फिर कैसे छीन के ले गए? देश इनके हाथों में पूरा सुरक्षित है, उनके हाथों में महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी? वो महिलाएं तो रो रही हैं, उन 2 लोग का मंगलसूत्र। आपका ये बनावटी बयान है, आपका ये बनावटी मीडिया का खबर चलाना चाह रहे हो आप, है ना? ऐसा नहीं कोई घटना हुआ ही नहीं है ना। अरे भैया वो रो रही है, वॉलंटियर हमको सबसे पहले खबर, भैया वो रो रही है, दूर नहीं गई, वो सामने देख सबसे लो। पहले खबर होती है अगर वॉलंटियर हम, वो सामने रो रही है भैया, देख लो जाके, वो सामने रो रही है। देखिए भैया क्या है, किसी हर कार्यक्रम में विघ्न असंतोषी लोग रहते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत माननीय गृह मंत्री जी के कार्यक्रम और भाजपा की लोकप्रियता को खराब करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया हो, लेकिन आप अगर ओवरऑल देखोगे तो पूरे देश में और पूरे प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ महिला सशक्तिकरण पर और महिलाओं को पूरा सम्मान दिया गया है। अच्छा वो एक मुद्दा आज बहुत वायरल हो रहा है, वो आपने सुना क्या? वो देवेगौड़ा के जो नाती हैं उनका वीडियो वायरल, क्या उनके नाती का वीडियो वाला? भैया मैं तो सुना नहीं हूँ, जानकारी नहीं, हम लोग आप भी नहीं सुने? अरे उनका बेटा का 3000 वीडियो वायरल हुआ है जो पेन ड्राइव में था, वो महिला अधिकारी का। भाई साहब उसमें जांच का विषय है, वो जांच चल रही है, जब तक जांच नहीं सुने कि नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सही है मैं सुना हूँ क्या है मामला थोड़ा सा वो नहीं भाई साहब देखिए, पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ठीक, और जहाँ पर बड़ा सा परिवार रहेगा वहाँ छोटी मोटी घटना परिघटना दिखेगी। अगर आप बता रहे हैं कि 3000 वीडियो आए हैं तो निश्चित बात है कि वो विषय नहीं आना चाहिए। अगर वो विषय आता है तो उस पर पार्टी हमारे पार्टी के तो वो है नहीं। हाँ ये है कि गठबंधन जो है, राजनीति में सब गठबंधन होता है, और अगर ऐसा कोई विषय है तो उसमें जांच चल रही है, जांच पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कहीं। मतलब अभी ऐसा लग रहा है उसमें षड्यंत्र हो सकता है। देखिए हमारा विषय ही नहीं है भैया वो, अच्छा, हमारा विषय हम लोग कार्यकर्ता है, हमारा काम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में काम करना है, और बाकी हमारे जो नेता निर्णय लेते हैं, जो हमारी पार्टी जिस दिशा में हम लोग को काम करने के लिए दिशा निर्देश देती है, हम उसमें काम करते हैं। हम लोग पार्टी के सिपाही हैं, हमारी ना तो उस विषय में हम कुछ सिपाही नहीं भैया, लाडले। अमित शाह जी बोले सब लाडले हैं, युवा नहीं, लाडले भी हैं, वानर सेना भी है, इसमें कोई बात ही नहीं है ना, तन मन धन पार्टी के लिए समर्पित है, इसमें भी कोई विषय नहीं है। लेकिन सर जो कोई भी बड़ा परिवार रहता है, कुछ चीज़ें कुछ ऊपर नीचे होती हैं तो उसको पार्टी अपनी दृष्टि पे संभालेगी। वो हमारा स्तर, हमारे वो जो महिला का मंगलसूत्र छीना गया उसके लिए भैया उसके लिए पुलिस प्रशासन कार्रवाई करेगी, और हम लोग से जो भी बन पड़ेगा हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। अगर गलत हुआ है तो वो उसकी जांच करेगी पुलिस प्रशासन। ठीक है। अच्छा एक आखिरी सवाल आप लोग से, फिर क्या बहुत लंबा वीडियो हो गया, लोग दर्शक देख भी नहीं पाएंगे उसमें। ये जानना चाह रहा था, अभी मैं 2 वरिष्ठ पत्रकारों से बातचीत कर रहा था, वो बोले कि कोरबा में बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है, यहाँ कोई बेरोजगार नहीं है। आप कितना सहमत है? मैं तो बस्तर से आया हूँ, मैं कम जानता हूँ। देखिए कोरबा में बेरोजगारी एक अपने आप में एक चलायमान विषय है।
वो नई जनरेशन के लोग उसमें आते जाएंगे और उनको रोज़गार की तलाश युवा वर्ग को रहेगी। हर कोई अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है और इसलिए बेरोजगारी का एक विषय ऐसा है, जो रोज़गार में है वो भी बेरोजगार है, क्योंकि उसको वो अपने आय से संतुष्ट नहीं है, अपनी कमाई से संतुष्ट नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उसकी इनकम ऑफ सोर्सेज बढ़ें और उस दिशा में जब स्वरोजगार पैदा होगा, जब लोगों जो मोदी जी ने जैसे उन्होंने लाया, स्टार्टअप योजना लाई, मुद्रा लोन लाया, अगर ये सब चीज़ों का धीरे धीरे करके प्रचार प्रसार होगा, लोग उस चीज़ को समझेंगे और जब नौकरी करने के बजाय रोजगार देने की सोचेंगे, तब जाकर इसका स्थायी समाधान संभव है और उस दिशा में देश आगे बढ़ रहा है। अरे नहीं, आप तो बहुत लंबा बता दी, मेन चीज बताए नहीं। बेरोजगारी की समस्या मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूँ, कोरबा लोकसभा में बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? छत्तीसगढ़ में लोग अभावग्रस्त नहीं है, क्योंकि 35 किलो चावल उनको मिलता है। बेरोजगारी पे या फिर चावल पे चले गए भैया? मैं पूछ रहा हूँ, बेरोजगारी एक लाइन का बात है, बेरोजगारी मुद्दा है या नहीं है? बेरोजगारी हमेशा रहने वाला एक स्थायी मुद्दा है। हाँ, आपको क्या लगता है भैया? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नियाज आरबी है। अरे गजब, बहुत कम मैं देखता हूँ कि इतने डेडिकेटेड भाजपाई जो कि नहीं, मैं कोरबा लोकसभा प्रभारी हूँ मोदी मित्र का। बहुत शानदार, बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो ये जानना चाहूँगा, बेरोजगारी मुद्दा है कि नहीं कोरबा लोकसभा का? कोरबा लोकसभा में बेरोजगारी मुद्दा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर रोजगार के विभिन्न संसाधन हैं। अब किसी को अगर रोजगार करना ही नहीं है, जैसे अगर आप मेरे को बोलिएगा तो मेरा जो परिवार खानदान पूरा व्यापारी है, अब मैं बोलूँगा मैं व्यापार नहीं करता, मैं राजनीति करता हूँ, तो मैं तो बेरोजगार हो गया। ठीक बात। लेकिन मेरी चाहत से मैं राजनीति कर रहा हूँ, अब मैं बोलूँ कि मेरे पास व्यापार नहीं है तो मैं बेरोजगार हूँ, तो इसका ये कोई बात नहीं हुई। कोरबा में मतलब ऐसा जो पूरे जो एशिया में सबसे बड़ा माइंस है, कोरबा में सबसे बड़े बड़े प्लांट हैं। ACCL और NTPC भारत का सबसे पहला यही हुआ। तो मेरा ये कहना है, अगर किसी को काम करना है तो यहाँ पर काम की कमी नहीं है, काम करने वालों की भले कमी दिख जाएगी। अगर किसी को रोजगार प्राप्त नहीं करना है, किसी को काम नहीं करना है, तो जीवन भर जो है बेरोजगार ही रह जाएगा। मतलब बेरोजगारी कुल मिला के मुद्दा है? कोई मुद्दा नहीं। अगर किसी को रोजगार अगर प्राप्त करना है, काम करना है, तो अब वो कोई बोलेगा कि नहीं मैं 500 रुपए में काम नहीं करना चाहता महीना, दिन मेरे को 20,000 चाहिए, तो फिर वो अलग विषय है। मैं नहीं, दिन के 500 की बात कर रहा हूँ। मैं दिन के 500 मतलब 15,000 रुपए महीना हो गया। पेमेंट में काम नहीं करना चाहता। छोटी सी बात बता रहा हूँ, खुद का मेरा काम है, लेथ वर्क मेरी है, खुद मैं काम करता हूँ, स्वयं काम करता हूँ। लोग बाग आते हैं, उनको हम अगर आप मंथली का मैं 8,000 भी अगर 12,000 भी उनको बोलता हूँ, है ना, तो सीधा उनको ये कह रहा है, तो चाह रहे थे कि हमको एक बैग हमको 16,000 मिले, 18,000 मिले। अब उनकी अपेक्षा ज़्यादा है, उनकी अपेक्षा ज़्यादा है। ठीक है, अब कोई भी आदमी व्यक्ति कोई नए सिरे से काम करना चालू करता है तो वो क्षमता के अनुसार वो अपना बढ़ते जाता है। कोई सरकारी नौकरी तो नहीं है किसी के, भाई आदमी जाएगा कहीं जहाँ रहेगा, बस उसमें क्या है, आए हैं पूछे भैया काम मिलेगा नहीं मिलेगा, अपना घूमे पड़े हैं, फिर जाके हल्ला कर रहे हैं हमको बेरोजगार है। मतलब ये कि बेरोजगारी मुद्दा है ही नहीं, बहुत बड़ा प्राथमिक विषय नहीं है वो आज की डेट में। इसलिए अमित शाह ने उसको बोला, आप धूप में काम कर रहे हो। आज के युवा वर्ग के लोग धूप में काम भी नहीं करना चाहते, वो संघर्ष भी नहीं करना चाहते, वो परिश्रम भी नहीं करना चाहते। अगर परिश्रम नहीं करोगे, संघर्ष नहीं करोगे, तो आपको उसमें हर चीज़ में आपको खामी नजर आ जाएगी। लेकिन काम करने वालों के लिए रोजगार उपलब्ध है। विजय भाई, एक मिनट, ये हमारे स्थानीय पत्रकार भी साथी हैं, आप लोग का बहुत धन्यवाद। बीजेपी के कार्यकर्ता थे और मैं चाहूँगा कि कोरबा के जो युवा हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दें कि कोरबा में बेरोजगारी मुद्दा नहीं है उतनी बड़ी। अगर आप काम करना चाहेंगे तो बहुत सारा काम है, और यही कारण है कि अमित शाह जी ने नक्सलवाद पे बोला, बेरोजगारी पे नहीं बोला। क्या बोलते हैं विजय जी, ये आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, मैं बातचीत कर रहा था लोगों से तो बोल रहे थे कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं, अगर आप काम करना चाहेंगे तो बहुत काम है। देखिए, यहाँ बेरोजगारी मुद्दा कैसे नहीं होगा। ACCL की एशिया की सबसे बड़े माइंस कोरबा में है, इसी कटघोरा विधानसभा में आता है और सबसे ज़्यादा भू विस्थापित उसी माइंस से है। कोयला उत्खनन के लिए ज़मीन ग्रामीणों के लिए ली गई। आज सैकड़ों ग्रामीण है जो नौकरी के लिए भटक रहे हैं। ACCL उनको तो कुछ दस्तावेज में रोक देता है। सैकड़ों मतलब वो लोग 10 साल से वो लोग भटक रहे हैं, कोई नेता उनकी सूद नहीं लेता है ना। तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे अगर आप बोलेंगे ना, तो एशिया की सबसे बड़ी माइंस है, महारत्न कंपनी है, मिनीरत्न कंपनी है, लेकिन वो उस कंपनी में लोगों का उनकी ज़मीन चले गई है, उनकी पुरखों की ज़मीन चले गई है, नौकरी नहीं मिल रहा है। पर्यावरण प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या। बिलासपुर मंडल के रेलवे को कोयला परिवहन से सबसे ज़्यादा लाभांश कोरबा से मिलता है। यात्री सुविधा शून्य है। संसद में हमारी सांसद कुछ नहीं बोलती है। ये जो कांग्रेस की थी, कोई भी सांसद हो। अच्छा, इसके पहले जो ये कोरबा में तो कोयला खदान सालों से चल रहे हैं ना। हाँ। लेकिन रेल सुविधा और रेल का परिवहन भी चल रहा है, लेकिन आप रेल की सुविधाओं की बात करेंगे तो रेल सुविधा यहाँ की जनता के लिए कुछ भी नहीं है। एक मेमू ट्रेन चलती है जो कोरबा से रायपुर तक कनेक्टिंग है, उसको भी मालगाड़ी के परिवहन के लिए बंद कर दिया जाता है कि रेलवे का ट्रैक मेंटेनेंस हो रहा है, इसलिए मालगाड़ी को रोक दिया जाएगा। हसदेव एक्सप्रेस को रोक दिया जाएगा। पूर्व जो हसदेव एक्सप्रेस,
हसदेव एक्सप्रेस को यहाँ के जो पूर्व सांसद थे, अब तो स्वर्गीय हो गए बंसीलाल महतो, उन्होंने केंद्र सरकार में संसद में मुद्दा उठाया था और उसको चालू करवाया था। और हसदेव एक्सप्रेस चलती है, लेकिन उसको भी रोक दिया जाता है। उसमें चूंकि एसी बोगी है, व्यापारी वर्ग जो कि यहाँ से जो रायपुर जाता है, जो जिनको यहाँ से व्यापार से जुड़े लोग हैं, जिनको कारोबार से लोग यहाँ रायपुर से आके यहाँ पे अपना ऑफिस का काम भी करते हैं, जिनकी यहाँ पोस्टिंग है, तो एक मतलब वो लाइफ लाइन है। लेकिन मालगाड़ी कोयला परिवहन के लिए ना ट्रेनों को जो यात्री ट्रेन है उनको रोक दिया जाता है, लेकिन मालगाड़ी को नहीं रोका जाता है। अच्छा, रोजगार समस्या है यहाँ पर। मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की नींव अभी तक बिल्डिंग की नहीं रखी गई है। सौगात है केंद्र सरकार की, मेडिकल कॉलेज खुल गया है। स्वास्थ्य की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है कोरबा में। क्या बात कर रहे हैं? जिला अस्पताल है, रेफरल सेंटर है। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल के दलाल वहाँ बैठे रहते हैं, ले जाते हैं मरीज को उठा के। इतने बड़े कोरबा में स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है? बिल्कुल, एक्सरे मशीन कभी खराब रहेगा, कभी सोनोग्राफी नहीं हो पाता है। लोग प्राइवेट सेंटर पे ही डिपेंडेंट है यहाँ पे। जहाँ खदानें नहीं खोदी गई हैं वहाँ के लोग बोलते हैं, सरकारें बोलती हैं अगर जब यहाँ खदान खोदी जाएगी तो विकास आएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, जीवन में उन्नति आएगी। मैं देखने के लिए दीपका और कुसमुंडा की खदान की ओर गया था, हालांकि मुझे बहुत कुछ दिखा नहीं था, बस ये दिखा कि वहाँ काला है और बहुत सारा काला है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका जो है कपड़ा सफ़ेद पहन के गए हैं ना, पूरे काले होके आ जाएंगे। लेकिन आप इस पब्लिक सेक्टर यहाँ पर SCCL की माइंस है, PSU में NTPC, आप दोनों के अस्पताल में चले जाइए, वो सिर्फ आपको सर्दी खांसी बुखार का इलाज कर देंगे। वहाँ पे कोई सर्जरी नहीं हो सकता, वो सिर्फ रेफरल सेंटर बन के रह गए। यहाँ से वो लोग अरबों रुपए का लाभांश तो कमाते हैं, बिजली पैदा करके, कोयला बेच करके, लेकिन मेडिकल सुविधा उन्हीं कर्मचारियों को नहीं मिल पाता है। वो अपोलो पे डिपेंडेंट है। यहाँ से कुछ भी होता है, किसी को और एक्सीडेंट भी हो गया SCCL के माइंस में, वो सीधा अपोलो रिफर होता है। ऐसा नहीं कि उसको यहाँ पर उसको ट्रामा की सर्जरी हो जाए, उसको हेड इंजरी हो, तो यहाँ ना न्यूरोलॉजिस्ट है ना सर्जन है, कोई उनकी विभागीय अस्पताल में कुछ सुविधा नहीं है, सिर्फ सर्दी खांसी बुखार का है। ठीक है विजय जी, एक आखिरी सवाल मैं बहुत सारे भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ कि यहाँ केवल क्या झंडा बांधने वाले भाजपा कार्यकर्ता हैं, चुनाव लड़ने वाले नहीं है क्या, जो बाहर से लाया गया है? तो बोले नहीं, वो महिला थोड़ा चाहिए था और वो दबंग है, वो काबिल हैं, उनके जैसा काबिल नहीं है, कुछ लोगों ने कहा। आपको क्या लगता है कि यहाँ कार्यकर्ता ऐसा एक भी नहीं है जिसे लोकसभा में लड़ाया जा सके? और अगर लड़ाया जा रहा है सरोज पांडे जी को, आलो, और आपको एक आखिरी प्रतिक्रिया, क्या लगता है रिजल्ट आपके? देखिए, आपने बस्तर से आके बहुत बड़ा मुद्दा पकड़ लिया है। हम लोग भी ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये एक चीज़ देखा जा रहा है कि सरोज पांडे जी का कोरबा से बीजेपी ने बहुत दमदारी के साथ में यहाँ से प्रतिनिधित्व तो दिया, लेकिन जो यहाँ के नेता जिनको टिकट मिलने की बहुत बड़ी संभावना थी, उनका नंबर कट गया। अब उन नेताओं का भविष्य हाशिए पर दिख रहा है। 10 साल के लिए उनका भविष्य हाशिए पर चले जाएगा। तो नाराज भी होंगे, दुखी तो होंगे। हवा में चल रहा है प्रचार। अच्छा। बीजेपी का आपको हर जगह झंडा मिलेगा, प्रचार मिलेगा। ग्राउंड जीरो पे कार्यकर्ता आपको काम करते हैं। हम लोग को नहीं मिला। कल हम लोग 2 दिन पहले रामपुर आपसे छुप के कर रहे होंगे तो पब्लिक, विजय जी ना देख लें। हाँ। पब्लिक बता रही है कि झंडा तो घर में आके लगा के गए हैं, लेकिन कुछ नहीं बोले हैं। अच्छा। और कांग्रेस में जो समझ में आ रहा है, चरणदास महंत चूंकि सारथी बने हुए हैं ज्योत्सना महंत के, उनका झंडा पोस्टर नहीं दिख रहा है ग्राउंड जीरो पे। वो लगातार जो उनके वीडियो क्लिप्स आते हैं वो दिख रहा है। सरोज मैडम का जो है वो एक दूसरी एक नाराज़गी जो दिख रही है पार्टी में, जो हम लोग को एक नज़र में आ रहा है कि जो बाहर की टीम आके यहाँ कमांड कर रही है, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अच्छा, वो आके आदेशित कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक चीज़ ह्यूमर ये भी हो गया है कि अगर सरोज पांडे जीत जाती है ना, तो दुर्ग से कोरबा जिला ऑपरेट होगा। अच्छा, वहीं से चलाया जाएगा। हाँ, तो फिर यहाँ के लोग क्या होगा, झंडा बांधेंगे। तो बस इसी बात को लेके ना बटे हुए हैं। भाजपा में जो अंतरकलह है अंदर दिख रहा है, कांग्रेस में बाहर दिख रहा है। अब अच्छा, लेकिन अंतरकलह दोनों जगह है। अब इसका फायदा किसको मिलता है, ये तो रिजल्ट बताएगा। ये रिजल्ट बताएगा। बहुत धन्यवाद विजय जी, यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, बहुत अच्छे मुद्दों पे बातचीत करते हैं। कुछ सही बात, बढ़िया मुद्दे की बात बताओगे तो आ जाओ जल्दी से, नहीं तो वीडियो खत्म कर रहा हूँ। हाँ, ये पत्रिका मैं कहना चाहता हूँ मोदी सरकार से, हम लोग गरीब हैं भैया, हम लोग को मेहनत का काम करते हैं, दिन भर घाम पसीना करते हैं, मट्टी ईटा फाटा करके, तो हम लोगों का गरीब लोगों का मतलब गरीब क्यों? अभी तो सब बता रहे थे कि कोरबा में सब एकदम। तो मैं कहना चाहता हूँ हम लोगों का मदद करे। अभी जितना पर्चा पट्टी वाले उन लोगों का आवाज़ वाला घर बनवा रहे हैं सरकार जी, मोदी आपको घर नहीं मिल रहा है? और हमारा घर नहीं बना है सर, हम सरकारी में रहते हैं, हम भी चाहते हैं पट्टा बना कर दे। अभी कहाँ रहते हो? यही गाँव में रहते हैं। घर है अपना? घर है, लेकिन रहने के लिए प्रधानमंत्री वाला नहीं मिल रहा है, घर द्वार टूट रहा नहीं मिल रहा है सर। अच्छा, तो चाहते हैं हम लोग गरीब का भी बन जाए करके। बहुत सारे गरीब लोग हैं सर, आपको पता है, गांव में 2 व्यक्ति थे, उनका घर टूट रहा था, लेकिन दोनों दब गए, का पैर ही टूट गया, लेकिन उनका कोई सुनाई नहीं हुआ। ऐसे लोग बहुत गरीब लोग हैं, इनका कोई मदद चुनाव हो जाने दीजिए। आपका गाँव का नाम क्या है? मैं कटघोरा का हूँ सर। विजय जी,
आप यहाँ के स्थानीय पत्रकार हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि भाई का थोड़ा सा मुद्दा आप उठाएंगे। आखिरी सवाल भैया से पूछते हुए फिर खत्म करते हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश जी, आप पत्रिका से हैं? जी जी। अच्छा, क्या लग रहा है राजेश जी आलो और आपको, अगर आपसे मैं पूछूं राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक समीकरण देखेंगे तो यहाँ दोनों ही दलों के बीच में कड़ा मुकाबला है। मतलब अब आप मानिए कि ऊँट किसी भी करवट बदल सकता है और उस ऊँट को किसी भी करवट बैठाने में जो अंदरूनी राजनीति है इसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। खास करके जो पहले हम बात करते थे गुटबाजी की, भैया तो ये गुटबाजी वाली स्थिति यहाँ भी हावी है। अच्छा, दोनों तरफ है ना। कहीं लोगों को लगता है कि उनकी हार में अपनी जीत छिपी हुई है, तो ये एक नाराज़गी भी है लोगों की कि ये अगर रास्ते से हटेंगी तो उनकी नंबर आएगी, या तो ये थोड़ी बीजेपी में कांग्रेस में भी है। दोनों तरफ पे है। अब ये है कि कौन कितना भीतर घात करके कितना किसको नुकसान पहुंचाता है, ये थोड़ी सी बात होगी। मतलब कोई गारंटी नहीं, अभी भी कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है। चुनाव बहुत ही टफ स्थिति में है। अच्छा, है ना। अब ये है कि मोदी मैजिक चलेगा नहीं चलेगा? अभी तो नहीं लगता है कि मोदी मैजिक पहले जैसी स्थिति है मोदी मैजिक की। ऐसा क्यों? बीते कुछ दिनों से मोदी मैजिक पे ही चुनाव। आप ठीक बोल रहे हैं, पूरे देश, लेकिन जिस टाइप से ये नफरतबाद जो चल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं एक जागरूक वर्ग जो है देख रहा है। अच्छा, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ एक ही मैजिक चलने वाली है, वो है आदिवासी मैजिक। अच्छा, है ना। एसटी वोटर जिसके साथ जाएगा सिर्फ उसी की सीट उसी को पाएगा, सिर्फ उसी को पाएगा वो। बहुत बढ़िया। ठीक है, आदिवासियों की स्थिति कैसी है? आप बस शहर से 1 किलोमीटर आगे निकलेंगे तो पता चल जाएगा क्या स्थिति है। आज भी जो है मतलब हमारे यहाँ लेमरू और पोड़ी उपरोड़ा के ऐसे गांव हैं जहां प्रतिदिन की आमदनी लोगों की 10 रुपये भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, आप जैसे ही यहाँ से निकलेंगे वो देख लेंगे उनकी स्थितियाँ क्या है। हाँ, तो आदिवासियों की स्थिति अच्छी नहीं है। जिस टाइप का कोरबा का नाम है कि ये पावर हब है, यहाँ की बिजली और कोयला, मतलब ये एक ऐसा जगह है जो पूरी दुनिया के लिए, देश के लिए कोयला दे रहा है, बिजली भी अभी तो वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं। हाँ, लेकिन जो है ना, यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है? यहाँ के लोगों को मिल रहा है पर्यावरण प्रदूषण और बीमारी, और यहाँ की बीमारी, कोयले का पाउडर। हाँ, कोयले का पाउडर। ये सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है हर चुनाव में। अब देखिए, पिछले आपने सांसद की बात कर दी, पिछले सांसद में हमारे सांसद ने 5 साल में 117 सवाल इन्होंने लोकसभा में उठाए हैं। इसमें से पॉल्यूशन से संबंधित कितने सवाल है? 2 सवाल हैं मात्र। हाँ, उस सवाल पे क्या निष्कर्ष निकला, क्या हुआ, ये बैकअप क्या है, बैकअप क्या हुआ, इसके किसी की कोई जानकारी नहीं। इसके पहले आप चलेंगे तो यहाँ से डॉक्टर चरणदास महंत जी भी सांसद रहे हैं। उन्होंने भी कोशिश किया कि जो है इसके प्रदूषण की समस्या का समाधान हो, लेकिन समाधान होते नहीं हैं। आप जैसे माइंस में ये जहाँ ये जो प्रदूषण को मापने के लिए जो मशीनें लगी हुई हैं, ये मशीनें ऐसे जगहों पर लगी हुई हैं जहाँ का हवा साफ है। अच्छा, हाँ, एक कोरबा में कई कोरबा है। हाँ, नमस्ते। हाँ भैया, मैं बस्तर टॉकीज वाला हूँ। बहुत धन्यवाद। वो चीज़ें जो है ना बहुत गंभीर स्थिति में हैं। जैसे अब देखिए, दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 को पार चल जाता है तो नेशनल मीडिया में हल्ला होने लगती है, खबर बनने लगती है कि हवा यहाँ की ख़राब हो गई, रहने लायक नहीं है। यही दीपका की हवा जो है 500 और 600 भी चली जाती है, तो खबर नहीं बनती। हाँ, तो खबर नहीं बनती। छापते नहीं है क्या? नहीं, तो हमारे मुद्दे उठाने से देखिए हम मुद्दा ही उठा सकते हैं। कार्रवाई करना तो यहाँ का प्रशासन और आप लोग उठाएंगे तो हो सकता है उसको नेशनल मीडिया पढ़ ले। कई बार ऐसा होता है कि देख नहीं पाती। नहीं, आप लोग छापते? हाँ, हमारे तरफ से तो होता है। अब लेकिन अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में हाँ, क्या अच्छा, मतलब आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे? प्रूफ नहीं कर पाएंगे। उसमें पहले ही टेक्निकली खेल दिया गया है। देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम कितने पीछे हैं। ये कटघोरा है के क्षेत्र में, ये कटघोरा है। यहाँ पे आपको जो है ना एक तो ये जो हाईवे है ये अंबिकापुर और बिलासपुर राष्ट्रीय राजमार्ग है 130। यहाँ ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन एक दिन में किसी औसत एक व्यक्ति की डेथ नहीं होती हो, लेकिन यहाँ पे उसकी इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है। इलाज के अभाव में या तो आदमी मारा जा रहा है, या अगर वो संपन्न है तो थोड़ी दिन तक उसकी सांसें चल जाएंगी, लेकिन गरीब लोगों को यहाँ पे इलाज नहीं है। पोड़ी उपरोड़ा जो बहुत ही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आज की डेट में वहाँ पे एक आपको सोनोग्राफी मशीन नहीं मिलेगी। यहाँ की सोनोग्राफी मशीन, मेडिकल कॉलेज में सोनोग्राफी मशीन नहीं थी तो वहाँ चली गई है। सांसद ने जो है हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लिए अपने सांसद निधि से एक एम्बुलेंस खरीद करके दिया। मतलब हर स्वास्थ्य केंद्र को एक एम्बुलेंस मिला लोकसभा में, पूरे कोरबा में भी मिली। लेकिन देखिए, लापरवाही इतनी है कि ये एम्बुलेंस आज भी सड़ रही है। अच्छा, एम्बुलेंस खरीदी हो गई, प्रशासन बोलता है इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। CG 03 में अगर रजिस्ट्रेशन होगा या 2 में होगा
तो हम इसको जो है ना डीजल दे सकते हैं। तो इन एम्बुलेंस को चलाने के लिए ना डीजल है और ना ड्राइवर है। तो मामला तकनीकी फंस रहा है पूरा हर जगह पे ये बहुत स्थिति। बुरा हाल है। खैर बहुत धन्यवाद आपका, आपने बातचीत किया। बस्तर टॉकीज़ में आप इस सबको देख सकते हैं, जो बातचीत हुई है बिल्कुल अनकट चलेगा। बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपकी कोई बात काट दी गई हो। विजय जी आप सीधे कैसे मुंह पे बोल दे रहे हैं भाजपा कार्यकर्ताओं को निपट देंगे, ऐसा बोलना ठीक नहीं। मैडम नहीं पढ़ रही, दोनों तरफ मैडम है, कोई भी अरे वाह, ये इसी को पत्रकार बोलते हैं। देख रहे हो कितना, मतलब आप तो राजनीतिज्ञों से बड़ा राजनीतिक निकले भाई। भाजपा कार्यकर्ता पूछ रहे हैं क्या माहौल है जमीन का, तो भैया बोलती है मैडम निपट रही है। अब आप तलाशते रहो कौन मैडम, क्योंकि मैडम तो दोनों तरफ है। कोरबा में हूँ, कोरबा में आदिवासी अमित शाह जी के भाषणों में है, लेकिन यहाँ के स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि भाषण से पेट नहीं भरता साहब। भाजपा के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, और जो युवा पत्रकार हैं वो बोल रहे हैं बेरोजगारी तो अहम मुद्दा है। मुझे लगता है कि कांके जो कोरबा का जो लोकसभा है इलाका, यहाँ नक्सलवाद मुद्दा नहीं है, लेकिन अमित शाह जी के भाषण में बार बार नक्सलवाद है। ऐसा लग रहा है कि नक्सलवाद बेरोजगारी से बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ के लिए। केंद्र के नेताओं को ऐसा लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, लोगों को ऐसा नहीं लगता, लोगों को कुछ और लगता है। लोगों को क्या लगता है, वो ईवीएम में जाके बटन दबा के बताएंगे, फिर आपको रिजल्ट के बाद पता चलेगा कि लोगों को असल में लगता क्या है। कोरबा में बातचीत किया है हमने अमित शाह जी की रैली में लोगों से, कार्यकर्ताओं से, भाजपा के नेताओं से और वरिष्ठ और युवा पत्रकारों से। आप भी सुनिएगा, देखिएगा, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बातचीत पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। लगे कि ज़मीन पर जाके पसीना बहा रहे हम भी, तो बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।